नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। निवेश की एबीसीडी एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि निवेश प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और किन किन फैक्टर्स को समझकर करनी चाहिए। और आज की कड़ी में 3 से 6 महीने बाजार के कैसे रह सकते हैं और आपको किस तरह से तमाम फैक्टर्स को समझना चाहिए, रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट अतुल पोले। अतुल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मौजूदा ट्रेंड जो हमें बाजार का दिखाई दे रहा है, और इसको मैं स्पेसिफिकली 2 साल पहले जो चाल थी उससे कंपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने उस दौरान बाजार में पैसे लगाए, और जो मौजूदा चाल है बाजार की वो उनको काफ़ी अलग और काफ़ी नई लग रही होगी। अतुल, समझाएं हमें मौजूदा चाल बाजार की कितनी परेशान करने वाली है आपके मुताबिक। धन्यवाद कविता, आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि 2 साल या पिछले 2 साल में बहुत नए इन्वेस्टर्स ने बाजार में एंट्री की है, और अभी जो 6 महीने से जो वोलेटिलिटी बाजार में आई है उससे बहुत लोगों को नर्वसनेस आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत लोग पहली बार ये महसूस कर रहे होंगे, और ये जो है आई थिंक और 3 से 6 महीना तक चल सकती है। जो कोविड से उभरने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी सिस्टम में डाली थी, और उसकी वजह से और सप्लाई चेन और वॉर होने के कारण जो इन्फ्लेशन सिस्टम में आया है, अभी उसको कब करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी विड्रॉल चालू किया है और रेट हाइक करने लगी है। तो उसकी वजह से ये वोलेटिलिटी है, और मेरे ख्याल से ये थोड़े 3 से 6 महीने तक चलती रहेगी। उससे उसमें ये हम भी ये और हम देखेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, उसके साथ साथ जो सेक्टरल मूवमेंट है वो भी काफ़ी डाइवर्जेंट रहेगी। कुछ सेक्टर्स ने 2 साल में बहुत अच्छा किया, लास्ट 6 महीने में वो करेक्ट हुए, और दूसरे सेक्टर्स ने लीडरशिप ली। अभी वो जो लीडरशिप वाले सेक्टर्स थे पर्टिकुलरली कमोडिटी साइड के, वो हो रहे हैं। और लास्ट 6 महीने में जो यूजर्स ऑफ कमोडिटी सेक्टर्स है, कंज्यूमर सेक्टर्स है, वो अभी उभर के आना चालू हुआ है। सो मेरे ख्याल से ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो 3 से 6 महीना चलती रहेगी, और इन्वेस्टर जो पर्टिकुलरली नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये एक मतलब टेस्टिंग फेज ही रहेगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन या लॉस होगा, 20-30% मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और उसमें इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए मार्केट में। बहुत बढ़िया। आपने एक जो आकलन दिया है 3 से 6 महीने का, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी एक्सपर्ट थोड़ा सा लंबा व्यू दे रहे हैं, कोई 1 साल बोल रहा है, कोई 1.5 साल बोल रहा है। 3 से 6 महीने जो आपको लगता है कि बाजार की चाल लोगों को परेशान ज़्यादा कर सकती है, उसके पीछे अहम ट्रिगर्स अतुल आप क्या भाप पा रहे हैं? यस, सो बेसिकली जो मार्केट में करेक्शन चालू हुआ है उसके 2 कारण थे। एक तो यूएस फेडरल रिजर्व ने जो टाइटनिंग चालू किया, और दूसरा सडनली वॉर हुआ यूक्रेन और रशिया में, उसके कारण कमोडिटीज में काफी प्लेयर हुआ। बट हम लास्ट 3 महीने से देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज में उछाल आया था वो अभी धीरे धीरे सेटल हो रहा है। बहुत सारी कमोडिटी पर्टिकुलरली कॉपर जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी मानी जाती है, वो पीक से 20 से 25% डाउन है। और जो फेड हाइक कर रहा है उसके कारण यूएस में रिसेशन आने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से ग्लोबली ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से उसको 3 जगह से तकलीफ हो रही है। एक तो यूएस फेड टाइट कर रहा है, लिक्विडिटी निकाल रहा है, रेट ऊपर कर रहा है। दूसरा, लोगों को, कॉमन मैन को इन्फ्लेशन का अभी भी प्रॉब्लम है, तो उसके कारण उसका परचेसिंग पावर गिरते जा रहा है। और तीसरा, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे एसेट क्लासेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ। यूएस बॉन्ड, यूएस मार्केट, इक्विटी मार्केट, एंड जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बहुत इन्वेस्टर्स ने लास्ट 2-3 साल में इन्वेस्ट किया था, उसमें काफ़ी गिरावट हुई है, उससे वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है। तो मुझे लगता है ये तीनों कारणों की वजह से कंजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा हिट आएगा। उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया है वो उतनी ही जल्दी नीचे जाने की आशंका है। बहुत सारी कमोडिटी मेटल्स पर्टिकुलरली नीचे आ रहे हैं। अभी लास्ट में क्रूड ऑयल ही एक बचा है जिसमें करेक्शन आना बाकी है, और वो भी $120 से ऑलरेडी $100 की तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3-6 महीने में वी कैन फाइंड कमोडिटीज करेक्टिंग मोर। और जो फेड ने रेट हाइक साइकिल चालू किया है
उन्होंने 2 बार हाइक कर चुके हैं। जुलाई में एक और मीटिंग है लास्ट वीक में, उसमें शायद और एक बार हाइक करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें प्राइसेस में आ गई है, इक्विटी प्राइसेस में, एसेट क्लासेस के प्राइसेस में, और इन्फ्लेशन नीचे आने की आशंका जोर से है बिकॉज यूएस इज लुकिंग टुवर्ड्स रिसेशन। तो मेरे ख्याल से 3-6 महीना ये चलेगा और उसके बाद वी कैन सी थोड़ा स्टेबिलिटी रिटर्निंग। और तो ये समझाएं कि रिसेशन के चांसेस कितने प्रबल है और इसकी शुरुआत आखिर किस देश की इकोनॉमी के साथ होने वाली है, भारत पर इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा? रिसेशन कब चालू हुआ या होगा या ऑलरेडी चालू हो गया है, पर्टिकुलरली इन अमेरिका में, उस पर काफ़ी इकोनॉमिस्ट की डिबेट हो रही है। बट मेरे ख्याल से रिसेशन जो भी मैं पढ़ पाता हूँ मैक्रो लेवल पे, इट इज़ गिवन बिकॉज जो विड्रॉल है और रेट हाइक्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एंड वो चालू हो गया है या होने वाला है उस पर आशंकाएं है, बट वो होगा जरूर इन नियर टर्म। तो उसके कारण पर्टिकुलरली आई थिंक सभी ग्लोबल इकोनॉमी, जो बड़ी इकोनॉमी है यूरोप, यूएस, ये उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा उन, जापान, यूएस, यूरोप। चाइना और इंडिया कैन स्टिल ग्रो, उनमें ग्रोथ होती रहेगी। और अपना इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहे तो अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप 2010 के पहले का सिचुएशन ये करें, इमेजिन करें, तो जब भी ऑयल 100-110 होता था तो अपना रुपया फट से 10-12% करेक्ट होता था, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते थे। बट लास्ट 8-10 साल में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस का जो ट्रांसफर होता है डायरेक्ट कंज्यूमर्स को, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, उसके कारण अपना फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है एक्सटर्नल साइड पर, उस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहा है। तो मेरे ख्याल से, और इंडियन इकोनॉमी फिर भी 6% से ग्रो कर रही है, तो उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। अपना कंजम्पशन सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो गवर्नमेंट हैज कैपेबिलिटी टू सपोर्ट द इकोनॉमी इवन इन दिस एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है इंडिया एक शाइनिंग स्टार की तरह उभर के आएगा जब ग्लोबल मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज में रिसेशन के आशंका रहेगी। तो अतुल, इस शाइनिंग स्टार की चमक और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर कच्चा तेल, रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो $65 तक जाएगा तो? आई थिंक ये तो और बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। अगर ऑयल, क्रूड ऑयल 65-70 की तरफ जाता है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। जो थोड़ा बहुत प्रेशर है अपने को एक्सटर्नल साइड में या फिस्कल डेफिसिट साइड में, वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। और जब तक हमने कमोडिटीज़ का देखा है कि जो हिसाब से वो ऊपर जाती है, वही हिसाब से वो नीचे आने की आशंकाएं बहुत होती है। मीन रिवर्जन होता है कमोडिटीज में, बिकॉज आइदर सप्लाई कैचेस और डिमांड फॉल्स डाउन। सो जो डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस थोड़े बहुत दिन के लिए बना रहता है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है इकोनॉमिक फोर्सेस से, और उसकी वजह से जो प्राइसेस है कमोडिटीज के, वो अपने आप एक स्टेबल लेवल की तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल से मेटल्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं, कॉपर जैसे मैंने बोला कि वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और काफ़ी लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो ऑलरेडी नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रूड भी बाद में उसको फॉलो कर सकता है। तो अतुल, अब इस पूरे समीकरण में जहाँ पर देखिए अगर हम देखें भारत के लिए बहुत सारे पॉजिटिव घरेलू फैक्टर्स हैं। अभी जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो बेसिकली ग्लोबली जो उथल पुथल हो रही है उसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर FIIs और DIIs का इंटरेस्ट आपको कहाँ कितना भटकता हुआ या लाइन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह की एनालिसिस आप कर पाएंगे? तो पहले मैं DIIs के बारे में या रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बोलूँगा। FIIs तो बहुत ठीक है, बट आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट DIIs। आई थिंक आप हर एक इकोनॉमीज को देखेंगे या स्टडी करेंगे, मेजर इकोनॉमीज, तो हर एक इकोनॉमीज के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब लोगों का झुकाव इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे अमेरिका में 60, 70, 80 के दशक में काफ़ी लोगों ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया था। और सारी एडवांस इकोनॉमी में एक पॉइंट आता है जब लोगों का झुकाव इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल्स, इनकम लेवल्स बढ़ने लगती है, वैसे वो झुकाव बढ़ने लगता है।
मेरे ख्याल से इंडिया में हम वो स्टेज से गुजर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की स्टेज से गुजर रहे हैं, और इसके लिए हम जो म्यूचुअल फंड्स में मंथली कलेक्शन देख रहे हैं, 10 से 15 हज़ार करोड़ का मंथली नंबर आ रहा है। ईपीएफओ और पीएफ का जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स जो मार्केट में आ रहा है, उसका प्रोपोर्शन गवर्नमेंट बढ़ाते जा रही है 5% से 10% से। अभी ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंक्रीमेंटल सेविंग्स मार्केट में अलाउ की है आने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी जैसे प्रीमियम कलेक्ट होते जाएंगे ज़्यादा, वैसे उतनी प्रोपोर्शन में ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में आते रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है मार्केट में, वो बना रहेगा और वो स्ट्रांग रहेगा। एंड वो पैसों से हमने जो लास्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 महीने में जो FIS का सेलिंग हो रहा है एवरी मंथ, उसको हमने एब्सॉर्ब किया है। FIS सेलिंग के बारे में बोलेंगे तो आई थिंक दे कैन हैव मेनी रीजंस टू सेल। आई थिंक एक बड़ा रीजन है उनके बेचने के लिए, एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। फेड ने पहले ही बोला था कि दे विल टाइटन एंड दे विल इंक्रीज रेट, और उन्होंने वो चालू किया। तो जनरली ऐसे एनवायरनमेंट में इमर्जिंग मार्केट को रिस्की माना जाता है, और आई थिंक दैट इज वन रीजन FIs स्टार्टेड पुलिंग आउट मनी। दूसरा बड़ा रीजन था कि इंडियन मार्केट हमेशा से ही एक्सपेंसिव रहे हैं और अभी भी है, और कंपेयर टू अदर मार्केट लाइक्स ऑफ चाइना, ताइवान, हम काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो शायद FIs ने हमारे यहाँ बेच के वहाँ इन्वेस्ट किया है। तो मुझे आई कांट प्रेडिक्ट कि FIs का सेलिंग कब रुकेगा, बट उन्होंने लास्ट 10-12 महीने में ऑलमोस्ट $60 बिलियन का इक्विटी शेयर्स बेचा है, जो ऑलमोस्ट 10% ऑफ देयर इंडिया होल्डिंग है। उनके खुद के पोर्टफोलियोज में इंडिया का वेट काफ़ी कम होते जा रहा है। और जैसे मैंने बोला, पहले हमने डिस्कस किया कि इंडिया विल बी अ शाइनिंग स्टार इन द ग्लोबल सिचुएशन वेयर मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो, और इंडिया रियल टर्म्स में 5 to 6% और नॉमिनल टर्म्स में 10 to 12% ग्रो करेगा। तो मेरे ख्याल से FIs विल स्टार्ट कमिंग बैक टू इंडिया वेरी सिलेक्टिवली। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव ही होनी चाहिए फ्लोज के एंगल से। बिल्कुल, हम सब इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं आपके स्पेसिफिक फ़ंड की बात करूं या स्पेसिफिक AMC की ही अगर मैं समझना चाहूं या उस लिहाज से करना चाहूं, अब तक निवेशकों का रुझान खासतौर से जब से उतार चढ़ाव या अस्थिरता बढ़ी है, किस तरह से रहा है इन टर्म्स ऑफ SIP? अगर मैं SIP इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से पूछूं या अगर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से समझना चाहूं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप मुझे बताएं कि इतना % का SIP निवेश यहाँ बढ़ा है या एकमुश्त निवेश बढ़ा है, क्या ऐसा कोई ट्रेंड में बदलाव कम होने की तरफ या बढ़ने की तरफ? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा बिहेवियर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर से या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से या एडवाइजर से। ये मार्केट वोलेटिलिटी पीरियड में हिस्टोरिकली हम देखा करते कि जनरली जब मार्केट पीक होता था या लास्ट के 6-8 महीने के रिटर्न अच्छे दिखते थे, लोग पैसा डालते थे, और जब मार्केट खराब होता था लास्ट 6-12 मंथ्स के रिटर्न खराब दिखते थे, वो नया पैसा आना रुक जाता था और कई जगह रिडम्पशन भी चालू हो जाते थे। बट इस बार हम देख रहे हैं कि वैसा नहीं है, और जैसे मैंने बोला, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है इकोनॉमी का, या फिर हमने और आपने जो मिलके इन्वेस्टर एजुकेशन किया है उसका फल भी हो सकता है कि इस बार इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, एडवाइजर्स का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। SIPs कंटिन्यू होती जा रही है, जो मंथली 10, 12, 15 हज़ार करोड़ का नंबर है वो कंटिन्यू है। इवन लमसम भी लोग डाल रहे हैं। रिडम्पशन कुछ जगह है, बट नेट नंबर इज स्टिल पॉजिटिव एट इंडस्ट्री लेवल, और हमारे फंड हाउस लेवल पे भी जो पहले नंबर था इवन इन लास्ट ईयर, वैसे ही नंबर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बिहेवियर बना है रिटेल इन्वेस्टर्स में, एडवाइजर्स में, और वो उनको मतलब लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। एक चीज़ ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि लोगों में जागरूकता जो है वो बड़ी है, और ये हमने खासतौर से पैंडेमिक के दौरान ज़्यादा देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेडिंग के आगे बढ़ने पर इस माहौल ने मजबूर किया है। प्लानिंग और निवेश प्लानिंग के लिहाज से लोगों ने अब जो है वो सोचना शुरू कर दिया है, अपने निवेश को लक्ष्यों के साथ बांधकर रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और ट्रेंड जो हम अभी देख भी रहे हैं तो वो ये है कि महंगाई देखिए एक तरफ बढ़ रही है,
लोग बचत तो कर ही रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच ना तो वो खरीदारी भी बहुत कर रहे हैं। जैसे कि गाड़ी खरीदना हो गया, घर खरीदना हो गया या डिस्क्रिशनरी आइटम खरीदना हो गया। काफ़ी हद तक जो लोन लेने की क्षमता है ना लोगों की, वो बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। ये किस तरह का ट्रेंड है और क्या आपको लगता है कि यही एक ट्रेंड की वजह से भी लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को भी अपना बरकरार रखा है? यस, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि लोग ओवरऑल लोगों का कंजम्पशन चालू है। मतलब जैसे आपने लास्ट 2 साल में देखा कि लोगों ने होम इम्प्रूवमेंट के जो आइटम्स होते हैं, पेंट या एसी या वगैरह, उसमें काफी खरीदारी की। रियल इस्टेट में भी एक प्रकार की मतलब नए इसकी शुरुआत हो रही है साइकिल की। नए घरों की खरीदारी भी बहुत हुई है। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो में पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स में काफी बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स लगी हुई है। लोग लेने को तैयार है अभी भी। और ट्रैवलिंग भी बहुत हो रहा है। मतलब 2 साल के बाद लोग निकले हैं तो ट्रैवल टूरिज्म भी बहुत अच्छा हो रहा है। डिस्पाइट कोविड का जो 2 साल में लोगों ने इम्पैक्ट लिया था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया में रेजिलियंस बहुत है। इंडियन इकोनॉमी में, कंज्यूमर्स में या पॉपुलेशन में रेजिलियंस बहुत है। हम ये भी बोल सकते हैं कि दुर्दैव से थोड़ा इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। तो एवरी 5 करोड़ 10 करोड़ पॉपुलेशन में इनकम और वेल्थ डिफरेंट होती है। तो शायद ऊपर के जो 5 10 20 करोड़ लोग हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। उनका शायद सेविंग ही हुआ है कोविड की वजह से, कई बाहर जा नहीं सके वगैरह। तो उसकी वजह से भी कंजम्पशन को काफ़ी ये मिला होगा, बुश मिला होगा। और ऊपर से जो आपने बात कही कि लोन लेके भी कंजम्पशन करना, लोगों का जो चेंज हुआ है बिहेवियर में, वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड टेम्पररी नहीं है, ये ट्रेंड परमानेंट होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन मेजर इकोनॉमीज, वो उन इकोनॉमीज में भी ऐसे ही ट्रेंड देखे गए थे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड जो है कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, लोन लेके कंज्यूम करने का, वो टेम्पररी रहेगा। उसमें ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसमें शायद परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एक चीज़ जो मुझे महंगाई को लेकर समझनी है आपसे, महंगाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अभी परेशान नहीं कर रही, हमें परेशान कर रही है, लेकिन जो डेवलप नेशंस में, यूके यूएस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड टिकट्स पर महंगाई पहुंच गई है, 30 साल 40 साल के रिकॉर्ड पर महंगाई पहुंच गई है, उसके मुताबिक भारत में महंगाई उतनी ही नहीं है, क्योंकि 7% तक की महंगाई तो हम लगातार झेलते ही आए हैं। किस लेवल पर भारत में अगर महंगाई पहुंचती है तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए संकट की घड़ी हो जाएगी और सरकार को, आरबीआई को उस लेवल तक महंगाई को नहीं जाने देना चाहिए? अभी हालांकि हम महंगाई के लेवल्स आरबीआई की तय सीमा के बाहर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक है। मेरे ख्याल से हम जो इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई की दर है, वो ऑलरेडी आरबीआई के कंफर्ट लेवल से, वो है उनको जो मैंडेट दिया हुआ है उससे बाहर है। और लेकिन जो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है उसमें भी वो थोड़ा ऊपर ही रहने की आशंका है अगले 3 से 6 महीने के लिए। बट अगर वो रेट कुछ कारण से, अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं हुआ, और कुछ कारण से महंगाई की दर 8 तक जाती है, तो आई थिंक थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। द वे आरबीआई और गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू दैट रेट, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज द रेट आई थिंक वी हैव टू वॉच। बट जैसे लास्ट पर्टिकुलरली 1 महीने में जो करेक्शन हुआ है इंडस्ट्रियल मेटल्स में, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी तो नहीं लगता कि महंगाई उस लेवल तक जानी चाहिए। और दूसरी एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि जैसे हम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जाएंगे, एक जो लास्ट ईयर जो हाई बेस बना था इन्फ्लेशन का, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। जो रिपोर्टेड नंबर होता है उसमें आई मीन कंज्यूमर्स को उसका फायदा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो रिपोर्टेड बेसिस पे इन्फ्लेशन ठीक दिखने लगेगा। अतुल, अब थोड़ा सा आपके फ़ंड की हम बात करते हैं और तमाम इक्विटी फंड्स की जो
टीएमसी के तहत आते हैं। इस कठिन समय में आप और आपके तमाम फंड मैनेजर्स किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, किस तरह की पॉलिसी या फिलॉसफी को फॉलो करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत भरोसे के साथ निवेशक डीएसपी के म्यूचुअल फंड्स खरीदता है, आपके स्कीम में पैसे लगाता है, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी को, अस्थिरता को झेलने के लिए आपने एक रणनीति बनाई होगी जो आप फॉलो करते होंगे। करेक्ट। तो इस प्रकार की अस्थिरता जो है या वोलेटिलिटी झेलने के लिए हम मतलब कुछ रणनीति बनाते नहीं है, वो एक्चुअली हमको वैसे के वैसे झेलनी पड़ती है। हमारा जो फिलोसॉफी या स्ट्रेटेजी होता है वो बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन का, उसमें जो जिस प्रकार के हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर कोई फंड मैनेजर ग्रोथ या क्वालिटी स्टॉक लेते हैं जो जहाँ बिजनेस अच्छा है, जहाँ मैनेजमेंट अच्छा है या लगातार ग्रोथ आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट हम वो जो रिस्क होता है ज़्यादा वैल्यूएशन पे स्टॉक लेने का, वो लेने को तैयार होते हैं। हमारे कुछ फंड मैनेजर है वो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बिजनेस में या मैनेजमेंट में, बट वो प्राइस में फैक्टरिंग होता है स्टॉक के, तो उनको स्टॉक प्राइस का रिस्क नहीं लेना होता है। तो ये ब्रॉडली दो प्रकार की फिलोसॉफी या स्ट्रेटजी होती है स्टॉक सिलेक्शन में या फंड जो कंस्ट्रक्ट करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। और जो वोलेटिलिटी होती है 3-6 महीने की, जैसे हमने लास्ट 6-8 महीने में देखा, उसके लिए हम पोर्टफोलियो ज़्यादा चर्न या चेंज नहीं कर सकते। जो फिलोसॉफी हमने फॉलो करते हैं, लोगों को और इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट किया है और उस पर हम बिलीव करते हैं, उसी को हम फॉलो करते जाते हैं। उसी में जो स्टॉक करेक्ट होते हैं उसको एवरेज करते जाते हैं, ना कि वोलेटिलिटी को देखते हुए अपना स्टाइल या स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज करें। बिकॉज अगर हम मार्केट को रिएक्ट करते जाए तो हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए फंड लेवल पे एज वेल एज इन्वेस्टर लेवल पे मेरा ये मानना है कि एक अपना जो स्टाइल होता है, आइदर आप क्वालिटी या ग्रोथ स्टॉक के साथ रहो या वैल्यू स्टॉक के रहो, उसको फॉलो करते रहिए। मार्केट को देख के उसको चेंज करने लगे या चेस करने लगे तो डेफिनेटली वी कैन लैंड इन बिगर प्रॉब्लम्स। तो ऐसी कुछ खास हम रणनीति वोलेटिलिटी या नियर टर्म वोलेटिलिटी के लिए नहीं बनाते हैं। जो रणनीति या स्ट्रैटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए होती है। जो वोलेटिलिटी टेम्पररी होती है उसको हम अपने एडवांटेज में एवरेज डाउन करने में, प्राइस एवरेज डाउन करने में यूज करते हैं। ये मुझे बताएं अब कि मिड कैप और स्मॉल कैप में फ़िलहाल वैल्यूएशंस कहाँ पर आपको लगता है कि आकर्षक है, और किस क्षेत्रों में दांव लगाया जा सकता है इन दोनों कैटेगरीज में? मेरे ख्याल से और हमारे ख्याल से अभी आई थिंक लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। मिड और स्मॉल कैप स्पेस में भी काफ़ी करेक्शन हुआ है पीक लेवल से, बट लार्ज कैप में उनका करेक्शन ज़्यादा है और लार्ज कैप जो फ्रेंचाइज है उनमें वापस कम बैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है। और हर एक सेक्टर में आप देखिए तो बिगर एंड बेटर कंपनीज आर बिकमिंग बिगर एंड बेटर। तो आई थिंक विद इन लार्ज कैप और विद इन मिड और स्मॉल कैप हर एक सेक्टर के जो लीडर्स या विनर्स कंपनीज है उनमें रहना चाहिए। यही हमारा संदेश है। और अगर आप सेक्टोरली पूछे तो सेक्टोरली हम बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में उसके पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स और सम एनबीएफसीज में काफ़ी करेक्शन हुआ है और ये कंपनीज लगातार अच्छा ही करते जा रही है। उसमें ग्राउंड लेवल पे या बिजनेस लेवल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वैल्यूएशन हैव करेक्टेड इन लास्ट 2 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बड़ा रीजन है ये स्टॉक्स का करेक्ट होने का इज एफआईआई सेलिंग। एफआईआई जो इस पार्ट ऑफ मार्केट को बड़े पैमाने पे ओन करते हैं, वो कंटिन्यूस सेलिंग करते जा रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, उसके कारण ये स्टॉक डिरेट हुए हैं। बट मेरे ख्याल से जब एफआईआई सेलिंग रिवर्स होगा या थोड़ा कम होगा, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो हम काफ़ी फेवरेबली देख रहे हैं वो है ऑटो, particularly 4-wheeler companies in auto, whether passenger vehicle cars या कमर्शियल व्हीकल। मेरे ख्याल से ये दोनों जगह बहुत अच्छा डिमांड है। वो 2 साल उन्होंने वो सेमीकंडक्टर या चिप शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, बट आई थिंक वो इशू इज गेटिंग सॉर्टेड नाउ। एंड
ऑटो सेक्टर में जब भी वॉल्यूम कम बैक होता है, मार्जिन्स आल्सो स्टार्ट डूइंग वेल बिकॉज उनमें ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी होता है। तो ऑटो एक दूसरा सेक्टर है जो हम फेवर कर रहे हैं। चलिए अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और न सिर्फ बाजार की चाल समझाई बल्कि आने वाले 3 से 6 महीने जो आपके मुताबिक थोड़े से परेशान करने वाले रह सकते हैं, निवेशकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए, तमाम बारीकियां समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता।